चीन की आर्थिक क्रांति ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। एक ऐसे देश की जो सचमुच राख से उठकर एक ग्लोबल सुपर पावर बन गया। तो चलिए आज आधुनिक चीन के इसी हैरान कर देने वाले सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जरा सोचिए 70 साल। इतिहास में ये ज्यादा लंबा वक्त नहीं होता, लेकिन इतने ही समय में चीन ने जो कर दिखाया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 1949 में देखिए, एक ऐसा देश जो युद्ध से तबाह हो चुका था, जहां इंडस्ट्री बर्बाद थी और लोग चीजों के बदले चीजें देकर काम चला रहे थे। और आज वही चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 120 से ज्यादा देशों का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। ये बदलाव कमाल का है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? इतना बड़ा बदलाव आया कहां से? इस पूरे सफर को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में, या कह सकते हैं 4 एक्ट्स में बांटा है। और कहानी शुरू होती है क्रांति के ठीक बाद से। तो पहला दौर साल 1949। कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है और उनके सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती है। एक ऐसे देश को फिर से खड़ा करना है जो लगभग शून्य पर पहुंच चुका था। ये जो शुरुआती दौर था ना, ये बहुत ही उथल पुथल से भरा हुआ था। एक तरफ तो कुछ सही कदम उठाए गए, जैसे सरकार ने करेंसी को स्थिर किया, जरूरी इंडस्ट्रीज को अपने हाथ में लिया और प्रोडक्शन को वापस पटरी पर ले आई। लेकिन दूसरी तरफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसी कुछ नीतियां इतनी विनाशकारी साबित हुईं कि देश में भयानक आर्थिक संकट और अकाल पड़ गया। पर एक और दिलचस्प बात है, इसी राजनीतिक उठापटक के बीच थर्ड फ्रंट नाम की एक पहल भी चल रही थी, जिसने चुपचाप चीन के अंदरूनी इलाकों में इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव डाल दी। अब आता है कहानी में एक बड़ा मोड़। माओ की मृत्यु के बाद सत्ता में आए डेंग शियाओपिंग और उनके आने के साथ ही सोच में एक जबरदस्त बदलाव आया। यहीं से चीन एक बिल्कुल नए आर्थिक रास्ते पर चल पड़ा। और इस नए रास्ते की बुनियाद थी एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोच। डेंग शॉपिंग का ये जो कोट है, ये सब कुछ कह देता है। उनका साफ मानना था कि समाजवाद का मतलब गरीबी बांटना नहीं है, बल्कि गरीबी को जड़ से खत्म करना है। और यही सोच सुधारों के पूरे दौर की गाइड बन रही। और इस नई सोच का नतीजा चौंकाने वाला था। आप देखिए, 1978 से 2005 के बीच लगभग 27 साल तक चीन की इकोनॉमी ने हर साल औसतन 10% की रफ्तार से ग्रोथ की। 10%! ये वो रफ्तार थी जिसने इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी बना दिया। अब यहां एक बहुत मजेदार बात है। ये जो सुधार थे, ये कोई एक झटके में लागू की गई बड़ी योजना नहीं थी। नहीं, ये तो एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो बहुत धीरे धीरे और कंट्रोल के साथ किया गया। सरकार क्या करती थी? पहले छोटे लेवल पर लोकल इलाकों में नए आइडियाज ट्राई करती थी, जैसे खेती में हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम, या फिर कुछ शहरों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना। फिर वो देखती थी कि इसके नतीजा क्या आता है, और जब कोई प्रयोग सफल हो जाता तो उसे पूरे देश में लागू कर दिया जाता था। कमाल का तरीका था। इस नए इकोनॉमिक मॉडल को समझाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मेटाफर है पिंजरे में पक्षी। सोचिए, बाजार एक पक्षी है, उसे उड़ने की, आजादी से काम करने की पूरी छूट है, लेकिन वो उड़ सकता है सिर्फ एक पिंजरे के अंदर। और ये पिंजरा क्या है? ये है सरकार की बनाई हुई राष्ट्रीय योजना। मतलब साफ था, मार्केट को काम करने दो, लेकिन दिशा सरकार तय करेगी ताकि विकास पटरी से न उतरे। चलिए अब चलते हैं तीसरे दौर में। ये वो दौर है जिसे सिर्फ एक घटना ने पूरी तरह से बदल दिया। एक ऐसी घटना जिसने चीन की मैन्युफैक्चरिंग की ताकत को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया और उसे ग्लोबल इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बना दिया। और वो घटना थी दिसंबर 2001 में चीन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में शामिल होना। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसी एक कदम ने ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की जगह को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। WTO में एंट्री का असर जबरदस्त था। चीन के एक्सपोर्ट्स में मानो जैसे एक धमाका हुआ। अगर देखा जाए, 2001 के बाद के जो 10 साल थे, उनमें हर साल होने वाला एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों के मुकाबले कई गुना बढ़ गया। जाहिर है, इससे चीन को भारी फायदा हुआ और उसके पास विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा खजाना जमा हो गया। और इसी दशक में चीन की रफ्तार देखने लायक थी। एक के बाद एक बड़े माइलस्टोन्स पार किए गए। 2007 में जर्मनी को पीछे छोड़ा। 2008 में जब पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब चीन ने उसे भी मजबूती से झेला। और 2010 आते आते तो इसने जापान को भी पछाड़ दिया और बन गया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डर भी। और अब हम कहानी के आखिरी और मौजूदा दौर में पहुंचते हैं।
ये शी जिनपिंग का दौर है और यहाँ हमें एक और बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिलता है। पुराने मॉडल से एक ब्रेक, वो मॉडल जिसमें किसी भी कीमत पर सिर्फ ग्रोथ पर फोकस था। देखिए, दशकों तक जबरदस्त रफ्तार से बढ़ने के बाद अब चीन की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी बदल रही है। अब जोर सिर्फ कितनी तेजी से बढ़ा जाए इस पर नहीं है, बल्कि अब फोकस है क्वालिटी पर, सस्टेनेबिलिटी पर और इस बात पर कि जो तेज विकास हुआ है उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनसे कैसे निपटा जाए। और इस नई सोच के दिल में है डुअल सर्कुलेशन या दोहरी परिसंचरण की स्ट्रैटेजी। इसे समझना बहुत आसान है। इसके दो हिस्से हैं। पहला है इंटरनल सर्कुलेशन, मतलब अपने देश के बाजार को, अपने कंज्यूमर्स को और मजबूत बनाना, और दूसरा है एक्सटर्नल सर्कुलेशन, यानी दुनिया के साथ व्यापार तो जारी रखना है लेकिन विदेशी टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता को कम करना है। तो आज की प्रायोरिटीज बिल्कुल साफ हैं। अब चीन का लक्ष्य सिर्फ दुनिया की फैक्ट्री बने रहना नहीं है। नहीं, अब लक्ष्य है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बनना। और इसी के लिए मेड इन चाइना 2025 जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। एआई और बिग डेटा जैसे सेक्टर्स में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश हो रही है और साथ ही कॉमन प्रॉस्पेरिटी के जरिए अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो 75 सालों के इस बेमिसाल सफर के बाद अब सवाल यह है कि चीन की आर्थिक कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा। एक सेंट्रली प्लान्ड सिस्टम से शुरू होकर एक सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी तक का सफर तय करने के बाद भी चीन की यात्रा रुकी नहीं है, ये लगातार बदल रही है। और इसका अगला मोड़ क्या होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं।